हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की साररिकी। अर्थात एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट। अब देखिए, इसमें हम ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, अर्थात टिश्यू सिस्टमों के बारे में कि ऊतक तंत्र होते क्या है। तो ऊतक तंत्र का मतलब होता है कि ये जो विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उस तंत्र को कहा जाता है ऊतक तंत्र। ये ऊतक तंत्र जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, अब हम बात करें अब ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। ये ऊतक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए, ये सबसे बाहर का जो ऊतकों का स्तर होता है वो इसमें आता है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र में, और इसमें मुख्य संरचना जो होती है वो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा। इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इसी को आदिचर्म भी कहते हैं। ये सबसे बाहर की एकल कोशिकाओं की परत के रूप में होती हैं। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं ये आयताकार या ढोलकाकार या बेलनाकार आकृति की होती हैं। और इस बाह्य त्वचा, देखिए ये बाह्य त्वचा है जिसकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो ये तो है बाह्य त्वचा, और इससे संबंधित जो संरचना होती है एक होती है उपत्वचा। ये उपत्वचा, इसके ऊपर पाए जाने वाला मोम एवं इस तरह का क्यूटिन आदि का बना हुआ स्तर होता है जो जल के लिए अपारगम होता है। ये उपत्वचा होती है। इसके अलावा दूसरा इसमें रंध्र होते हैं। रंध्र ये एक तो होते हैं स्तंभ रंध्र, तने पर पाए जाने वाले रंध्र, और दूसरे होते हैं पर्ण रंध्र। पर्ण रंध्र जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ये पत्ती के अंदर आदिचर्म जो होती है ऊपरी और निचली, उस पर पाए जाते हैं, और इनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और साथ में गैसों का विनिमय होता है। ये स्टोमेटा इस प्रकार की संरचना होती है। हम पहले भी बना चुके हैं एक बार। देखिए, ये वृक्क के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं जिनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इनमें केंद्रक होता है। इसके अलावा इनमें कोशिका द्रव व हरित लवक की उपस्थिति होती है। इनके अलावा इनके आसपास जो है
ये इसकी विशेषता क्या होती है? देखिए, इसकी बाहरी भित्ति पतली होती है और आंतरिक भित्ति जो है वो मोटी होती है, और इसके बाहर की तरफ अनेक अधिचर्मीय कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं। इस तरह से इनकी कई परतें होती हैं। ये रंध्र हैं। इन रंध्रों के खुलने से बाष्पोषण की क्रिया होती है, और जब रंध्र बंद हो जाते हैं तो बाष्पोषण की क्रिया भी बंद हो जाती है। दिन के समय ये रंध्र खुल जाते हैं, रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। तो ये हम इसके बारे में और आगे की बातें जो है वो बाष्पोषण वाले टॉपिक में करेंगे। यहां ये एक रंध्रीय संरचना है। तीसरा जो है, इसमें तीसरा जो भाग है वो है रोम। एक तो होते हैं स्तंभ रोम, जो कि बहुकोशिकीय संरचना के रूप में होते हैं। ये बाष्पोषण को कम करते हैं, साथ में ये सुरक्षा करने का कार्य करते हैं। दूसरे होते हैं मूल रोम। ये मुख्य रूप से मूलीय त्वचा जो होती है उससे निकले हुए एक कोशिकीय संरचना होती है। पतले कोमल रूप में ये निकलते हैं और इनके द्वारा जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित किया जाता है। तो ये तो थे बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने यहां आपको रिपीट किया है। अब आता है दूसरा, भरण ऊतक तंत्र। दूसरा है भरण ऊतक तंत्र। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखिए, ये भरण ऊतक क्या है? भरण ऊतक जो वो है, बाह्य त्वचा और संवहन ऊतकों को छोड़ करके शेष जो भाग बना हुआ होता है वो किसके द्वारा बना होता है? भरण ऊतक के द्वारा बना होता है। इस भरण ऊतक में सबसे पहले एक संरचना होती है बलकुट एज ए कॉर्टेक्स, और दूसरी संरचना है परिरंभ अर्थात पेरिसाइकल। तीसरी संरचना होती है मज्जा एवं मज्जा रश्मि अर्थात पिथ एंड पिथ रे। ये तीन भाग, यानी जड़, तना, पत्तियों के अंदर ये जो भाग होते हैं ये सब भरण ऊतक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, बलकुट क्या है? ये बाह्य त्वचा के नीचे का जो भाग होता है वो बलकुट होता है। जड़ों के अंदर ये बलकुट जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। एक तो होता है सामान्य बलकुट और एक होता है एंडोडर्मिस, जबकि तने के अंदर ये तीन भागों में बटा हुआ होता है, अर्थात ये तीन संरचना बना लेता है। एक तो होता है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। दूसरा जो भाग है वो है सामान्य वलकुट। तीसरा जो भाग है ये है एंडोडर्मिस। ये तीन भागों के अंदर बटा हुआ होता है। देखिए, ये बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस होती है तने के अंदर। ये स्थूलकोण ऊतकों के द्वारा बनी हुई होती है। इसके नीचे सामान्य बलकुट होते हैं, ये मृदुतकीय कोशिकाओं के रूप में बने हुए होते हैं। एंडोडर्मिस ये एक कोशिकीय परत के रूप में होती है जिसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं।
तो ये 3 स्तर होते हैं। परिरंभ जो है ये या तो दृढ़ ऊतक के द्वारा बना होता है या स्थूल कोण ऊतक के द्वारा बना होता है। तने के अंदर ये दृढ़ ऊतक से बना होता है। और मज्जा और मज्जा रश्मि ये आंतरिक भाग होता है, जो संवहन पुलों के क्षेत्र, यानी मज्जा जो है सबसे अंदर का भाग होता है और मज्जा रश्मि जो है उसके पार्श्व वाले भाग होते हैं। देखिए इसको अगर हम देखें, इस पूरी चीज को अगर चित्र के माध्यम से देखें तो ये इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए इसमें ये जो संरचना है, इसमें इस भाग को थोड़ा सा छोटा कर दें। इधर देखिए, अब इसमें देखिए ये इसको हटाएं पहले तो। इसको ऊपर ले लें। देखिए इसमें, अब इसमें देखिए आप कि ये जो बलकुट वाला क्षेत्र है वो ये है। देखिए यहां से लेकर के और यहां तक का जो क्षेत्र है वो बलकुट क्षेत्र है। इसमें यहां ये जो भाग है, ये सबसे ऊपर तो एपिडर्मिस है, इसके नीचे का जो भाग है ये भाग है हाइपोडर्मिस, जो कि कोलन काइमा का बना हुआ है। इसके नीचे ये सामान्य बलकुट है जो कि पेरेन काइमा के बने हुए मृदुतक के द्वारा बने हुए होते हैं, और इसके नीचे एंडोडर्मिस है जो एक परत के रूप में होती है, और फिर इसके नीचे पेरीसाइकल यानी परिरंभ होती है। यहां देखिए इसमें ये परिरंभ के बाद यहां पित्त मज्जा जो है वो नीचे का भाग है, ये अंदर का भाग पित्त होता है पूरा, और ये जो बीच बीच में जो बचे हुए स्थान है संवहन पुलों के, इसको कहते हैं पित्त रे। ठीक है, तो इस तरह से ये भरण ऊतक होता है। अब हम बात करेंगे तीसरा ऊतक, जो कि संवहन ऊतक तंत्र होता है। तीसरा है संवहन ऊतक तंत्र, वैस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। देखिए संवहन ऊतक तंत्र जो है यह बना होता है संवहन ऊतकों के द्वारा, और संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा बना हुआ एक समूह, इसे कहा जाता है संवहन पूल, एज ए वैस्कुलर बंडल। अब देखिए ये संवहन पूल जो होते हैं, ये संवहन पूल एज ए वैस्कुलर बंडल, इनमें दो चीजें होती है, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब दोनों के बीच में अगर एक एधा की उपस्थिति है, एधा एज ए कैम्बियम विभज्योतक ऊतक होता है, अगर उसकी उपस्थिति है तो उस संवहन पूल को कहते हैं खुला संवहन पूल। जैसे देखिए ये एक संवहन पूल है, ये भी एक संवहन पूल है। ठीक है, अब इसमें यहां ऊपर की तरफ ये तो है जाइलम, ये जाइलम है, और इनके बीच में यहां पर ये एधा है, कैम्बियम है, और इसके नीचे की तरफ जो है ये है फिलोयम।
तो ये तो है, ये तो जाइलम और ये दोनों है फेलोयम। अब इसमें यहां पर ये एधा, जिसको कैम्बियम कहा है, कैम्ब्रियम। अब देखिए दो प्रकार के सम्मेलन हैं। इसमें यहां जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा की उपस्थिति है और यहां एधा की उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे जो सम्मेलन हैं जिनके अंदर इसकी उपस्थिति होती है, इनको तो कहा जाता है खुला संवहन पूल, खुला संवहन पूल, एज ए ओपन वैस्कुलर बंडल। ये तो है ओपन वाला खुला संवहन पूल, और ये जो है ये है बंद संवहन पूल, एज ए क्लोज वैस्कुलर बंडल है। तो देखिए यहां संवहन पूल, पहली बात तो संवहन ऊतक क्या है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा बना हुआ ऊतक जो है वो संवहन ऊतक तंत्र कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम से बनी हुई संरचना संवहन पूल कहलाती है। ये दो प्रकार की होती हैं। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एधा की उपस्थिति अगर होती है तो वो कहलाता है खुला संवहन पूल, ओपन वैस्कुलर बंडल। और अगर इन दोनों के बीच में नहीं है, एधा उपस्थित नहीं है, तो इसे कहते हैं बंद संवहन पूल, एज ए क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब देखिए ये जाइलम और फ्लोएम, इनकी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसके आधार पर संवहन पूल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे संवहन पूलों के प्रकार। संवहन पूलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द वैस्कुलर बंडल। तो संवहन पूल जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आर्य संवहन पूल, एज ए रेडियल। दूसरा होता है संयुक्त संवहन पूल, और तीसरा होता है सकेंद्रीय संवहन पूल। ठीक है, तो ये संवहन पूल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, आर्य संवहन पूल, संयुक्त संवहन पूल, और तीसरा है सकेंद्रीय संवहन पूल। अब एक एक करके हम तीनों के प्रकार और उनके तीनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आर्य संवहन पूल कैसा होता है। देखिए आर्य संवहन पूल इस तरह से होता है जैसे जड़ों के अंदर होता है। इसमें देखिए आप यहां एक बार चित्र देखेंगे कि जैसे ये एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस, और इसके नीचे पेरिसाइकल है, जैसा कि जड़ों के अंदर होता है इस तरह का। आर्य संवहन पूल पाए जाते हैं जड़ों के अंदर, ये पेरिसाइकल है। अब इसमें देखिए ये जाइलम है, ये प्रोटोजाइलम, ये तो पीछे का छोटा जो है वो प्रोटोजाइलम है, और आगे का ये जो बड़ा है वो मेटाजाइलम है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां फिलोयम है,
ये फिलोएम है। अब देखिए इसमें यहां हम सबका नामकरण कर रहे हैं। देखिए ये तो है एंडोडर्मिस जो कि बलकुट का भाग है। ये इसके नीचे ये पेरिसाइकल है और इसमें ये फिलोएम है, फिलोएम, और ये इसमें जाइलम है। ये मेटाजाइलम है और ये इसमें प्रोटोजाइलम है। और ये इसमें बीच का जो भाग है ये पित्त है। अब देखिए इस तरह की जड़ों के अंदर पाई जाती है स्थिति। अब आर्य सम्मेलन कैसे है ये कि इसमें जाइलम और फिलोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं। अब देखिए आप चित्र में देखिए यहां फिलोएम है तो इसके अगली त्रिज्या पर जाइलम है, फिर फिलोएम है, फिर जाइलम है, फिर फिलोएम है, फिर जाइलम है, और इस तरह से एकांतर क्रम में होने के कारण इस प्रकार का जब सम्मेलन होता है तो उसे आर्य सम्मेलन कहा जाता है। और इस प्रकार का सम्मेलन जड़ों के अंदर, चाहे वो एक बीजपत्री जड़ हो चाहे द्विबीजपत्री जड़ हो, इसी प्रकार का सम्मेलन पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां देखिए ये देखिए, यहां देखिए, इसमें देखिए आप चित्र में, आप देखिए इस चित्र को इससे मिलान करिए। आप देखिए इसमें यहां ये लाल लाल जी संरचना दिख रही है वो जाइलम है और इसके बीच में यहां ये देखिए फिलोएम है। ये देखिए ये गहरी सी नीले से रंग की संरचना है, ये फिलोएम है। तो एकांतर क्रम में है, जाइलम फिर फिलोएम फिर जाइलम फिर फिलोएम। तो इस प्रकार का जो सम्मेलन होता है वो कहलाता है आर्य सम्मेलन, जो किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ों के अंदर पाया जाता है। अब देखिए दूसरा प्रकार का जो सम्मेलन है वो है संयुक्त संवहन पूल। तो ये पहला हो गया। अब हम दूसरे सम्मेलन पूल की बात करें। संयुक्त सम्मेलन पूल का मतलब होता है जाइलम और फिलोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, यानी कह सकते हैं कि एकांतर नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, जाइलम के नीचे फिलोएम या फिलोएम के नीचे जाइलम। तो इस प्रकार का सम्मेलन पूल जो होता है वो कहलाता है संयुक्त संवहन पूल। इसमें देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बाह्य फिलोएमी, बाह्य फिलोएमी। अब देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, देखिए इस प्रकार का सम्मेलन पूल, इसमें यहां बाहर की तरफ तो क्या है, फिलोएम है, ये बाहर की तरफ फिलोएम है, ये फिलोएम, और अंदर की तरफ क्या है, ये जाइलम है। तो इसको कहते हैं कि जाइलम और फिलोएम दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी एक तरह से संयुक्त अवस्था में हैं। अब अगर मान लीजिए इसमें एदा की उपस्थिति है तो ये संयुक्त वर्दी सम्मेलन पूल कहलाएंगे, ऐसे खुला सम्मेलन पूल कहलाएगा। तो इसमें फिलोएम बाहर की तरफ है और जाइलम अंदर की तरफ। तो ये तो हो गया बाह्य संयुक्त बाह्य सम्मेलन पूल। और दूसरा होता है अंतः फिलोएमी। अब इसमें उल्टा हो जाएगा, अंतः फिलोएमी। अब देखिए जड़ों में तो इस तरह का नहीं पाया जाता, तनों में पाया जाता। और इसमें देखिए एधा की जो है वो उपस्थिति होती है तनों के अंदर, द्विबीजपत्री तनों में एधा उपस्थित है यहां, तो ये एधा है। जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन यहां तने के अंदर पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ये अंतः फिलोएमी में यहां ये जाइलम वाला भाग तो यहां है,
बाहर की तरफ, और इसमें ये फ्लेम वाला भाग अंदर की तरफ है, और ये इसमें ऐधा है। तो इस तरह का जो होगा, ये देखिए, ये तो है फ्लेम, ये यहां ऐदा है और ये जाइलम है, उल्टा हो गया। तो ये बाह्य फ्लेमी, ये अंतः फ्लेमी हो जाता है। अब तीसरे प्रकार के जो संवहन पुल हैं, ये है सेकेंद्रीय संवहन पुल। सेकेंद्रीय संवहन पुल उसको कहते हैं जिसमें जाइलम को फ्लेम घेरे रहे या फ्लेम को जाइलम घेरे रहे। परंतु ये सेकेंद्रीय जो संवहन पुल होते हैं, ये कभी भी वर्दी यानी ओपन नहीं होते हैं, खुले हुए नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऐदा की उपस्थिति जो है वो कभी भी नहीं होती है। अब ये किस प्रकार के होते हैं? तीसरे प्रकार के देखिए, सेकेंद्रीय की तीसरे प्रकार के सेकेंद्र की, अर्थात जाइलम को फ्लेम या फिर फ्लेम को जाइलम चारों ओर से घेरे हुए रहता है, तो ऐसा संवहन पुल कहलाता है सेकेंद्री। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के होंगे ये भी संवहन पुल। एक तो होगा जाइलम केंद्री, जाइलम केंद्री, और दूसरा होता है फिलोयम केंद्री। अब देखिए, इसमें संवहन पुल की स्थिति इस प्रकार की है। इसमें यहां जाइलम केंद्र वाले भाग में है, और यहां फिलोयम केंद्रीय भाग में है। ये चारों तरफ यहां फिलोयम है, तो ये तो फिलोयम और ये जाइलम, और इसमें देखिए, ये तो है फिलोयम फिलोयम, और इसके चारों तरफ है जाइलम। ये जाइलम। तो जब जाइलम फ्लेम को या फ्लेम जाइलम को घेरे हुए रहता है, तो इस प्रकार के जो संवहन पुल है वो पाए जाते हैं, और जाइलम केंद्री जो है वो फर्नों के अंदर पाए जाते हैं, और ये जो फ्लेम केंद्र है ये ड्रेसिना नाम के पादप के अंदर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये संवहन पुल जो है वो तीन प्रकार के होते हैं: आर्य संवहन पुल, संयुक्त संवहन पुल और सेकेंद्रीय संवहन पुल। अब आगे चल करके हम देखें कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, जड़ और तने में किस तरह से होते हैं, पत्तियों में किस प्रकार से होते हैं। तो इसी में से कोई ना कोई प्रकार किसमें होगा, ये इन आंतरिक संरचनाओं में होगा। जैसे आर्य संवहन पुल किसमें पाए जाते हैं, जड़ों में। संयुक्त संवहन पुल किसमें पाए जाते हैं, तनों में। और ये सेकेंडरी संवहन पुल कुछ फर्नों में, ड्रेसिना, इस तरह के पादपों में कुछ में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहां देखिए, आप देखिए, ये एक चित्र है, इसमें देखिए आप, इसमें ये तने का चित्र है। इसमें जाइलम तो है, यहां पर जाइलम यहां पर है और इसके ऊपर है फ्लोएम। तो ये क्या हुआ, एक तरह से बाह्य फ्लोएमी स्थिति हो गई। जाइलम नीचे है, फ्लोएम ऊपर की तरफ है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने जो है संवहन ऊतकों के बारे में बताया। तो तीनों प्रकार के जो ऊतक तंत्र हैं ये हमारे पूरे हो चुके हैं। एक तो बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, दूसरा हो गया मेन
भरण ऊतक तंत्र और तीसरा हो गया संवहन ऊतक तंत्र। अब कल से हम पढ़ाएंगे कि द्विबीजपत्री डाइकॉट्स रूट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी आंतरिक संरचना कैसी होती है, फिर उसके बाद एक बीजपत्री जड़ की, फिर तने की, फिर पत्तियों की, यानी अब तक हम जो पढ़ रहे थे उन्हीं को उन पादपों के अंदर देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। होमवर्क, पहला प्रश्न है, संवहन पूल किसे कहते हैं? एज ए बंडल, वेस्कुलर बंडल कहते हैं ना इनको। संवहन पूल किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, संवहन पूल कितने प्रकार के होते हैं? संवहन पूल कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ द वेस्कुलर बंडल। तीसरा जो प्रश्न है, आर्य संवहन पूल किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, सकेंद्री संवहन पूल किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस तरह से ये 4 प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं और आप आवश्यक रूप से इन होमवर्कों को करिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनके माध्यम से आपको चीजें याद भी हो जाएंगी और अगली जो चीजें हैं उनको समझने में भी आसानी हो जाएगी। आपको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो नोट्स भेजते हैं उनको इस लगातार क्रमबद्ध तरीके से उतारते रहिए, और कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी आती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।